अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपकी मेजबान ज़रिया आरिफ। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में आए रोज कोई ना कोई धमाका हो रहा है। पहले झटके के आफ्टर शॉक्स थमते नहीं कि दूसरे दिन उससे बड़ा धमाका हो जाता है। लेकिन गुज़िश्ता रोज कौमी असेंबली में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने सियासत समेत रियासत की बुनियादों को भी हिला कर रख दिया और उसकी गूंज सरहद के उस पार भी सुनी जा रही है। ताहम ये जो कुछ हो रहा है अफसोस के साथ ना ही सियासत और ना ही रियासत के मफाद में है। अलबत्ता हमारे एक्सपर्ट्स इस सारे मामले को किस निगाह से देख रहे हैं ये हम उन्हीं से जान लेते हैं। दूसरी तरफ ये कि हुकूमत इलेक्शन रिफॉर्म्स फौरन मुतारिफ करवाने का फैसला कर चुकी है और हुकूमती वजीर आजम सवाती सिलसिले में बनाया गया ड्राफ्ट कौमी असेंबली में जमा भी करवा चुके हैं। लेकिन हमने देखा है कि माजी के मामलात की तरह किसी भी बिल पर अपोजिशन और हुकूमत दोनों की मुतफ़िक़ा राय और सैर हासिल बहस किसी भी नतीजे पर पहुंचने का नाम नहीं लेती। लेकिन क्या इस बार भी ये बिल कानून साजी की शक्ल इख्तियार नहीं कर पाएगा, ये एक सवाल निशान है। और आखिर में बात महंगाई के उस तोड़ के जो कि बुज़दार हुकूमत ने निकाला है और उसके तहत 350 सहूलत बाजारों का कयाम भी अमल में लाया गया है। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नासिर चुगताई साहब। NBC बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। तज्ज़ियाकार और एंकर पर्सन मोना आलम साहिबा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। मोना, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। तज्ज़ियाकार जगम खान साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नसीम सिद्दीकी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। और अब से कुछ ही देर में सीनियर तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले गुज़िश्ता रोज उस दिए गए बयान की जो कि कौमी असेंबली में दिया गया साबिक स्पीकर अयाज सादिक की जानिब से, जिस पर हमने देखा कि जो हुकूमती रहनुमा हैं उनकी तरफ से भी खासा रद्द अमल देखने को मिला। शिबली फराज साहब ने गुफ्तगू की और हुकूमती मौक़िफ़ पेश किया। फिर DG ISPR ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि इस वक्त जो फौज है उसमें भी किसी न किसी हद तक इस बयान को लेकर गम और गुस्सा पाया जा रहा है। ये कल से लेकर अब तक क्या कुछ होता रहा है, जरा वो सुनिए। पहले सुनिए आप कि अयाज सादिक साहब ने क्या कहा और इस पर शिबली फराज साहब ने क्या रद्द अमल दिया। शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूँकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। वो कोई हिंदुस्तान ने अटैक नहीं करना था, कुछ नहीं होना था, सिर्फ घुटने टेक के अभिनंदन को वापस भेजना था। नेशनल असेंबली के साबिक़ स्पीकर यानी एक आम MNA भी ये बात करता तो हम कहते कि चलो गलत बात की है, लेकिन इसका PMLN नून से वाबस्तगी, इतनी सीनियर पोजीशंस पे रहना और एक ऐसी बात करना जिससे कि आप 100% दुश्मन को खुश करने के लिए आप इस तरह की आपने बात की। ये तो रहा हुकूमत का मौक़िफ़, लेकिन इसके बाद हमारे मुहाफ़िज़ और अस्करी क़यादत की जानिब से, वहाँ के तर्जुमान की जानिब से क्या रद्द अमल सामने आया है, वो भी सुनिए। पुलवामा वाक़े के बाद 26 फरवरी 2019 को हिंदुस्तान ने तमाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन की ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारियत की, जिसमें ना सिर्फ उन्हें मुँह की खानी पड़ी बल्कि उन्होंने पूरी दुनिया में हज़ीमत उठाई। पाकिस्तान ने एलानिया हिंदुस्तान को दिन की रोशनी में जवाब दिया। हमने ना सिर्फ भरपूर जवाब दिया बल्कि दुश्मन के 2 जंगी जहाज़ भी मार गिराए। विंग कमांडर अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया गया और दुश्मन इस सारी कार्रवाई के दौरान इतना खौफजदा हुआ कि बदहवासी और पैनिक में अपने ही हेलीकॉप्टर और जवानों को मार गिराया। अल्लाह की नुसरत से हमें हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ वाज़ेह फ़तह नसीब हुई। हुकूमत पाकिस्तान ने एक ज़िम्मेदार रियासत के तौर पर अमन को एक और मौका देते हुए भारतीय जंगी कैदी विंग कमांडर अभिनंदन को भी रिहा करने का फ़ैसला किया। इस जिम्मेदाराना फ़ैसले को, जो कि जिनेवा कन्वेंशन के तहत था, पूरी दुनिया ने सराहा।
भारतीय पायलट अभिनंदन की रिहाई को किसी और चीज़ से जोड़ना इंतहाई गुमराहकुन है। ये चीज़ किसी भी पाकिस्तानी के लिए काबिल कबूल नहीं है। डीजी ISPR की जानिब से अपनी मजीद वजाहत में ये भी बयान किया गया है। लेकिन 27 फरवरी का वाक़या आपको और हमें, हम सभी को याद है कि वो एक ऐसी फतह का दिन था कि जिसका जश्न न सिर्फ शहरों में मनाया गया बल्कि पाकिस्तान के हर गली कूचे में मनाया गया, क्योंकि हम जानते थे कि पाकिस्तान ने दुश्मन को किस कदर मुंह तोड़ जवाब दिया है। लेकिन सियासी महाज पर अगर हम बात करें, सिचुएशन जहां पर लाकर खड़ी हो गई है अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान, उस पर हमने रियासत से मुतालिक, इदारों से मुतालिक बहुत से बयानात सुने हैं। लेकिन वाकई जो गुज़िश्ता रोज का बयान है वो एक बहुत बड़ा धमाका था। आज जो डीजी ISPR की जानिब से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जहां पर उन्होंने स्टेटमेंट देने, सिद्दीकी साहब वहां पर मौजूद थे और वहां पर ये तमाम तर गुफ्तगू हुई। सबसे पहले तो मुख्तसर सा रिएक्शन मुझे बताइएगा, वहां पे आपने क्या महसूस किया, और दूसरे मेरे सवाल का जवाब भी दे दें कि ये मामला जिस तरह से अब सामने आ रहे हैं, ये जा किस तरफ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रिया, बहुत शुक्रिया। आज जब मैं ISPR गया कॉन्फ्रेंस के लिए तो मुझे बिल्कुल वहाँ पे वो वाला माहौल नज़र आ रहा था जो आपको याद होगा कि साबिक DG ISPR आसिफ गफूर साहब ने जब पुलवामा वाक़े के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वो बड़े तमाम लोग शदीद गुस्से में थे और वो भारत को मुंह तोड़ जवाब देना चाहते थे। और उन्होंने कहा था कि अगर भारत ने जारियत की तो हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे और उनको सरप्राइज़ भी देंगे और दिन की रोशनी में भी देंगे। तो उनके मोरल बहुत हाई थे और हुआ भी यही कि जब आपने देखा कि 27 फरवरी की सुबह उनको दिन दिहाड़े उनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया, जिसकी आप बौखलाहट देख सकती हैं कि भारतीय जो फ़ौज थी उन्होंने एक तो अपना हेलीकॉप्टर मार गिराया, दूसरा अभिनंदन जो तैयार पाकिस्तान की तरफ नापाक जसारत कर रहा था, हमारे शाहीनों ने जो है उसको गिराया। सिर्फ उसको ही नहीं गिराया बल्कि अभिनंदन को गिरफ्तार भी किया। तो ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जीत थी जिससे दुनिया में भी जश्न मनाया गया, पाकिस्तान में भी जश्न मनाया गया और इंडिया में सोग मनाया गया। उन्होंने उस वक्त के जो एयर चीफ थे उनको उनकी पोजीशन से भी हटा दिया था। लेकिन कल का जो कौमी असम्बली का बयान था वो तो मुझे लग रहा था कि जैसे इंडियन एंकर कोई आके बोल रहा है कि टांगे कांप रही थी, बिल्कुल इंडियन बयानिया। कोई लग रहा था कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली में कोई दुश्मन पार्लियामेंट का बंदा आ गया वो बयान दे। इस बयान की वजह से पाक अफवाज में बहुत गम और गुस्सा पाया जा रहा था। आज जो ISPR का माहौल था वो बिल्कुल ऐसा था जैसे जंग के दिनों में होता है। वो लोग बहुत टेंस थे, बहुत अफसरदा भी थे इस बात के ऊपर कि हमारे अपने साबिक स्पीकर ने इस किस्म की बात अफवाज पाकिस्तान के बारे में की है। क्योंकि अभी नंदन अगर गिरफ्तार हुआ था तो वो फौजी एक्ट के थ्रू हुआ था, वो एक प्रिजनर ऑफ वॉर था, उसमें रियासत पाकिस्तान ने फ़ौज के साथ मिल के डिसीजन लेना था। पाकिस्तानी फ़ौज में जितने बहादुर लोग मौजूद हैं, जिस तरह रात को हम लोग सुकून की नींद सोते हैं और हमारे जो जवान हैं वो सरहदों की हिफाजत कर रहे होते हैं, उनका मोरल कितना डाउन होता है अगर इस किस्म की कोई बात की जाए। आप देखें कि इंडिया ने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया था कि पाकिस्तान के जो JF थंडर है वो बहुत अच्छे तैयार हैं, अगर हमारे पास राफेल होते तो हम ये कर देते, वो कर देते। यानी कि जिस बात पर इंडियन हुकूमत ने खुद से शिकस्त मानी, उनके दानिश्वरों ने लिखा, उनके TV टॉक शोज़ में हुआ कि पाकिस्तान ने जो है वो अपना भारत को जो है वो शिकस्त दी है, उस वाक़े को दोबारा लेके आप सियासी मैदान में, अगर सियासी मैदान में आपको मुकाबला करना है तो सियासी बयानबाजी करें आप। और बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिन पे आप डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन पाक एक ये रूटीन बना ली है मुस्लिम लीग नून ने कि मियाँ नवाज शरीफ लंदन से बैठ के जो है पाक अफवाज के ऊपर हमले कर रहे हैं। हमारे जो सिपा सलार हैं, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा साहब या DG ISI हैं, उनका नाम लेके उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। कोयटा के जो जलसे हैं उसमें बलूचिस्तान को अलहदा करने की बातें हो रही हैं, ये कौमी असम्बली में खड़े होकर टांगे कांपने की बातें कर रही हैं। तो ये किस तरफ मुल्क को लेके जाना चाहते हैं? ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप अपनी जाती जंग में जो है वो पाक अफवाज को आप घसीट रहे। तो आज ISPR के अंदर बिल्कुल एक माहौल बहुत टेंस था, बड़ा गम गुस्सा वहाँ पे इस बयान पे पाया जाता। और आपने देखा कि उन्होंने सिर्फ वन टॉपिक, इसी टॉपिक के ऊपर बात की, जो उनका बयानिया था वो उन्होंने दिया, उसके अलावा उन्होंने कोई क्वेश्चन आंसर नहीं लिए। सियासी जातियात की जंग, जैसे कि भी आपने भी टॉपिक को यहाँ पे हाईलाइट किया। जनरल साहब, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। बताइएगा, हुकूमत मुखालिफ बयानिए को मजीद मजबूत बनाने के लिए हमारे सियासतदान ये भूल गए हैं कि रियासत का वक़ार और उसकी सलामती पहली तरजीह होनी चाहिए। अयाज सादिक साहब के बयान पर आप क्या कमेंट करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब ये बयान आया तो मैं तो उस वक्त हैरान रह गया, क्योंकि एक तो ये हकायक से बिल्कुल मुख्तलिफ था और दूसरी तरफ ये कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक आदमी
अपनी सियासत चमकाने के लिए या अपने सियासी आका से वफादारी जताने के लिए वो इस हद तक आगे चला जाएगा कि अपने मुल्क के मुंह पे कालिक मलने से भी गुरेज नहीं करेगा। आपको याद होगा कि जब ये पुलवामा का वाकया हुआ और हम तवक्को कर रहे थे कि भारत कोई कार्रवाई करेगा, तो उस वक्त वजीर आजम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि भारत को मैं ये पैगाम देना चाहता हूं कि अगर आपने कुछ किया तो पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करने के लिए सोचेगा नहीं, ये जवाबी कार्रवाई होगी। और इसी तरह जब ये बालाकोट का अटैक हो गया तो अगले दिन डीजी आईएसपीआर ने वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि आपने जो करना था कर लिया, अब हम आपको सरप्राइज देंगे और अपने वक्त पे देंगे। और फिर दिन दिहाड़े आपने देखा कि वो अटैक किए गए। इन सारे कामों में कहीं आपको कोई ऐसी चीज नजर आती है जहां किसी के कोई खौफ या कोई ऐसी बात थी? दुश्मन को तो खौफ आ गया, दुश्मन तो डर भी गया, दुश्मन बुखला भी गया, दुश्मन ने माना भी कि राफेल तैयारे होते तो हम ये कर देते वो कर देते। लेकिन एक आपने ही आदमी जो कि अब देख के यूं लगता है आस्तीन के सांप थे, वो अगर ऐसी बातें करें तो ऐसे सांपों को कुचलना मेरा ख्याल है जिम्मेदारी बनती है पाकिस्तान की आवाम की, क्योंकि ये कालिक मली है उनके मुंह पे। हम तवक्को करते हैं, बाहर के दुश्मन को हम जानते हैं, फौज को पता होता है कि ये दुश्मन है वो दुश्मन है, और हम उसका मुकाबला करते हैं, उसको स्टडी करते रहते हैं, उसकी अहलियत देखते हैं, उसकी अहलियत का मुकाबला करने के लिए अपनी अहलियत तैयार करते हैं। लेकिन हमेशा हम डसे जाते हैं उन लोगों से जो हमारी अपनी सफ़ों में होते हैं। तो ये अवाम को सोचना होगा कि क्या ये हकदार हैं कि इनको पार्लियामेंट्स में पहुंचाया जाए? क्या ये हकदार हैं कि इनके ऊपर ऐसा भरोसा किया जाए कि इनको इन कैमरा ब्रीफिंग्स दी जाएं? मेरा ख्याल है कि ये इन्होंने साबित कर दिया कि ये सहल नहीं है कि इनको किसी किस्म की इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाए। ये गालिबन कोई राज नहीं रख सकते, बल्कि हर चीज को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। मियां नवाज शरीफ ने पिछले 5 सालों में, और 2 दिहाइयों से वो लगे हुए हैं साजिशों में, और पिछले 5 सालों में तो उन्होंने इंतहा कर दी कि सिटिंग वजीर आजम की हैसियत से वो खेल जो भारत खेल रहा था वो अपने जिम्मे लिया कि जनाब हम दहशतगर्दी वहां कराते हैं, हमें करानी चाहिए। सारी दुनिया मान गई कि ये उनके फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन थे, किसी मकसद के लिए उन्होंने किया। उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ था कि पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहते हैं, कश्मीर में जो जद्दोजहद है उसको दहशतगर्दी से मिलाना चाहते हैं, और फिर ये कि पाकिस्तान के 70,000 लोग मारे गए और वो उसका इल्जाम भारत पे ना आए, वो पाकिस्तान पे पहले डाल दिया जाए। ये सारे काम और मियां साहब उसमें शिरकत इख्तियार कर गए, और आज उनके फॉलोअर जो हैं वो यही काम कह रहे हैं। और फिर हमें कहा जाता है कि जनाब गद्दारी का सर्टिफिकेट हम नहीं लेना चाहते, आप देंगे तो ये होगा वो होगा। आप कौन होते हैं देने वाले? हम नहीं देते किसी को गद्दारी का सर्टिफिकेट। बिलावल कहता था कि ये जो मोदी का यार है गद्दार है, और ये नवाज शरीफ कहता था कि जो मोहतरमा के बारे में कि ये सिक्योरिटी रिस्क है, ये गद्दार है। इन्होंने सिखों की लिस्टें दे दी। काम करतूत इन्हीं के हैं, ठीक है, खुद एक दूसरे को कहते हैं और सच कहते हैं। मेरा ख्याल है आज हमें यह मानना पड़ता है। चलें, आपने और सिद्दीकी साहब ने पॉइंट रेज किया यहाँ पे राफेल तैयारों के हवाले से कि राफेल तैयार होते तो क्या होता। प्रोड्यूसर साहब जरा सुनाना चाह रहे हैं कि भारतीय मीडिया ने इस पर कितना वावेला मचाया था कि अगर राफेल होते तो ये होता और वो होता। जरा सुनिए आप भी। आज हिंदुस्तान एक स्वर में कह रहा है कि अगर हमारे पास आज राफेल होता तो शायद इससे भी नतीजा कुछ और होता। It will be immature to say, premature, sorry, to say that what is the number of casualties we have been able to inflict. कि एक भी पाकिस्तानी नागरिक छलनी नहीं हुआ, एक भी उनका सैनिक आहत। और कहा 300 लोग मर गए, आधों ने कहा 500 लोग मर गए, आधों ने कहा 700 लोग मर गए। अरे यहाँ एक आदमी मर जाता है तो सारी दुनिया को खबर हो जाती, और जहाँ 300 मर जाएं वहाँ कोई खबर नहीं आएगी। The military should somehow be kept out of politics. अस्करी क़यादत हो भारत की या फिर सियासी क़यादत या फिर वहाँ की वज़ीर ख़ारजा, उन सभी के बयानात में एक अलग सा तज़ाद था जो कि आपने उन्हीं की ज़बानी सुना। कोई कह रहा था कि इतने मार दिए गए, कोई कह रहा था कि एक भी नहीं मरा। बहुत सारी स्टेटमेंट्स दी जाती रही, लेकिन बहरहाल जो गुज़िश्ता रोज़ स्टेटमेंट दे दी गई वो भी किसी धमाके से कम नहीं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, नासिर चौथाई साहब, ये जिस किस्म का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट पाकिस्तान में जनरेट हो चुका है उसमें इस किस्म के बयानात ये हम कहाँ लेकर जा रहे हैं पाकिस्तान को? पहली बात तो यार सादिक एक ठीक ठाक बंदा था, अच्छा था। इमरान खान साहब का भी दोस्त रह चुके हैं, शायद क्लास फेलो भी रह चुके हैं, और उनके मुंह से ये सब कुछ सुनना
मुझे लगता है कोई हिज़यान था, कोई हिज़यानी कैफियत थी, कोई गुस्सा था, कोई सदमा था। ये बिल्कुल ऐसे ही जब मैं कह दूं कि जब नवाज़ शरीफ को हटाया गया, नवाज़ शरीफ को इक़्तिदार से छोड़ना पड़ा, तो अयाज सादिक को बेहोश हो गए थे। अयाज सादिक बेहोश हो गिर पड़े थे, उनके पसीने छूट गए थे और वो घर से भाग गए थे। बिल्कुल ऐसे ही है कि हीरसे पर मैं बात कर लूँ। लेकिन मैं समझता यूँ जनरल साहब ने बहुत धोटोक अंदाज में बात की है कि ये नाकाबिल कबूल है, ये हमारे लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। हम जानते हैं, उस दिन भी मेरी आपसे बात हुई थी कि हमारे तैयारों ने किस खूबसूरती के साथ, किस प्रोफेशनलिज्म के साथ, किस हुब्बुल वतनी के साथ मकबूजा कश्मीर में वो इलाका, उस इलाके में गए जहाँ इनका गैरजन था, जहाँ इनके अड्डे थे, जहाँ इनके ठिकाने थे, और 6 टारगेट्स को ज़ीरो किया, ज़ीरो करके वार्निंग दी और वार्निंग करके इधर उधर गोले मार दिए कि हम ये भी कर सकते हैं, और वापस आ गए। और जो इत्तलात हैं वो ये कहती है कि बिल्कुल ताक़ुब में हिंदुस्तानी आए, जिनमें अभिनंदन भी था, और उसको वो रोकते रहे, लेकिन वो घुस के, क्योंकि स्पीड में था तो अंदर आ गया। और हम उसी तलाश में थे, हम वही मौका था। कुछ तैयारे ऊपर थे, कुछ तैयारे नीचे थे, 2 तैयारे निकले, उन्होंने शिकार को इस तरह पकड़ा जैसे बिल्ली कबूतर को पकड़ती है। तो ये तो तारीख़ी वाक़या है, सब जगह लिखा हुआ है। ये तमाम दुनिया के गूगल सर्च कर लें आप कि कितनी बड़ी तारीख़ हुई है। अभिनंदन को छोड़ना वोड़ना एक डिबेट है जिस पर मैं पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन अभिनंदन को ज़ाहिर है छोड़ना तो था। चाय पिला के छोड़ते, खाना पिला के छोड़ते। जेनेवा कन्वेंशंस आपके सामने आ जाते हैं, वहाँ पर RCD आती और रेड क्रिसेंट आती, वो आपसे बात करती और आपको छोड़ना पड़ता, तो आपने वक्त पर छोड़ दिया, बेहतर हो गया। अयाज सादिक का बयान बहुत तकलीफ़देह है, काबिल मज़म्मत है, लेकिन मैं एक तरफ और तवज्जो आपके दिलाऊंगा कि पुलवामा में हमारा कोई हाथ नहीं था। हमारी फ़ौज, हमारी हुकूमत, हमारी कौमी सलामती की पॉलिसी ये नहीं है कि हम दहशतगर्दी करें, कि हम लोगों पर अटैक करें, हम लोगों पर बम मारें। हम पुलवामा में हमने किसी कन्वाय पर हमला नहीं किया, किसी फ़ौजी कन्वाय को टारगेट नहीं बनाया, हमने ऐसी कोई हरकत नहीं की जिसको हम कहें कि हमने पुलवामा जीत लिया। फवाद चौधरी क्या कह रहे हैं आज कौमी असेंबली में खड़े होकर, मैं दोहराना नहीं चाहता वो जुमले जिससे इंडिया फिर खेल रहा है। अब मैं आपको फ़र्क बताता हूँ कि अयाज सादिक के बयान से हिंदी मीडिया खेल रहा है और फवाद चौधरी के बयान से अंग्रेज़ी मीडिया खेल रहा है। और ये बहुत अफसोसनाक बात है कि पुलवामा का मलबा हम अपने सर खुद ले रहे हैं। ये भी अफसोसनाक बात है, बिल्कुल इतनी अफसोसनाक बात है। ये हमारी कौमी पॉलिसी की निगेशन है। ये हमारी कौमी पॉलिसी की निगेशन है। हम दहशतगर्दी नहीं करते, हम दहशतगर्दी को फ़रोग़ नहीं देते, हम खुदकुश हमले नहीं करते, हम अमन चाहते हैं, सलामती चाहते हैं, अपने मुल्क की सलामती चाहते हैं, हम खित्ते की सलामती चाहते हैं। लेकिन मतलब ये नहीं है कि आप आएँ मुझ पर हमला करके चले जाएँ। जवाब मिलेगा और ना हमारी टांगें काँपेंगी, ना हमें पसीना आएगा। ये कौम बड़ी पागल कौम है, अजीब व गरीब कौम है। कितने ही इख्तलाफात कौम के हों, ये अपनी फ़ौज के पीछे ऐसे खड़ी होती है। इनको तो पता होगा यार सादिक को कि कैसे खड़ी होती है, फिर भी मुकर जाते हैं बातों से। इनको मुकरना भी नहीं चाहिए, इनको हकीकत तस्लीम करनी है और उनको माफ़ी मांगनी चाहिए कौमी असेंबली में खड़े होकर, और फवाद चौधरी को भी। मैं फवाद चौधरी साहब के भी बयान पर आती हूँ। जनरल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जनरल साहब। मैं यही कह रहा था कि फवाद चौधरी ने अगर कोई ऐसा बयान दिया है जिससे कि ये अंदाजा या इस तरह की इंडिकेशन होती है कि पाकिस्तान मुलव्वस है पुलवामा के वाक़े में, तो ये उतना ही काबिल मज़म्मत है जितना वो है। क्योंकि पाकिस्तान की सिर्फ पॉलिसी ये नहीं है, बल्कि पाकिस्तान किसी भी एक्ट में मुलव्वस नहीं था। देखिए, एक चीज मैं वाज़ेह कर दूं, वो इंटेलिजेंस एजेंसी कहलाने की हकदार नहीं है जो अपने मुल्क से भेज के किसी जगह को दहशतगर्दी कराए। इंटेलिजेंस एजेंसी हमेशा वहां से लोग लेके वहां कराती है ताकि अगर पकड़ा जाए, मारा जाए तो उधर का आदमी हो। सो यहां से हमें पता था कि ये बगराम जेल से पाकिस्तानियों को लेके गए हैं जो जहाद के नशे में, शौक में छलांगे मारते हुए अफगानिस्तान गए। उनको रॉ लेके गई, रॉ ने वहां पे उनको कैद कराया और जेल से लेके जाते हैं उनको
और वहां पे जाके उनसे ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाते रहे हैं, पठानकोट का भी और दूसरे भी, उड़ी वाला भी। अब इन ऑपरेशंस में जो उन्होंने खुद अरेंज किए, इसका मलबा अगर हम खुद अपने तौर पे ले ले, जिस तरह के मैं मियां नवाज शरीफ को क्रिटिसाइज करता हूं कि उन्होंने बॉम्बे के वाकये का अपने ऊपर लिया और कहा जी हमें भेजने चाहिए थे, ये मैं आज दिन तक समझता हूं कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल जुल्म किया अपने मुल्क के साथ। और अगर फवाद चौधरी भी उठ के यही बात करे वहां पे, तो फिर इनका और उनका फर्क क्या रहा? ये हुकूमत में बैठ के अगर इस तरह की फजूलियात बोलेंगे तो इनके भी मुंह बंद उसी तरह करने चाहिए। चले, मैं मोना से इस बारे में कमेंट लेती हूं। मोना साहब, मैंने फवाद का टैक्स भेज दिया है। मोना, यही मसला है, जैसे कि मैंने सवाल जब मैं बात करना, मैंने ग्राउंड बनाया कि हमने किस तरह से मामला पर गुफ्तगू करनी है। हमारे पॉलिटिशियंस जोशे खताबत में ये भूल जाते हैं वो किस किस्म के बयानात दे रहे हैं, लेकिन बात में वहीं से आती है कि कहीं का एक्शन होता है तो रिएक्शन में फिर इस किस्म के बयानात आते हैं। अब मैं चाहूंगी कि फवाद चौधरी साहब वाले कमेंट में भी अपना तज्जिया दे दीजिए और अयाज सादिक वाले मामले पर भी। थैंक यू ज़रियाब। पता नहीं कहाँ से करूँ, ये बात बिल्कुल सही है। पहले तो अयाज सादिक साहब पे बात कर लेते हैं, वो क्योंकि उनका बयान पहले आया और ये जो अभी नसीम साहब भी एक गालिबन बात ये उन्होंने की थी कि ये कड़ी नजर आ रही है, क्योंकि उससे पहले हमने देखा ओवैस नूरानी साहब का बहुत अजीब सा एक बयान था जो उन्होंने बलूचिस्तान में दिया था, फिर उन्होंने कहा उस पर बैक ट्रैक हुए, फिर ये अयाज सादिक साहब का बयान, आज बल्कि एक और बयान का इसमें इजाफा कर लेंगे। सेनेटर अताउर रहमान साहब ने भी आज एक ऐसी बात की है कि जिसका कोई आप समझें कि राइम और रीजन नहीं है और बहुत शर्मनाक और बहुत ही जिसे कहते हैं खतरनाक बयान है। उन्होंने इस हद तक कह दिया है कि पाकिस्तान की तरफ से और आर्मी की तरफ से इस लेवल की उनके ऊपर इल्जाम तराशी की है कि ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया में जितने दहशतगर्दी के वाकयात होते रहे उनके ताने बाने यहाँ से बनते रहे। तो मैं समझती हूँ इससे बड़ी तो एलिगेशन कोई हो ही नहीं सकती। और मैं ये भी समझने से कासिर हूँ कि इसको हम गद्दारी ना कहेंगे तो क्या कहेंगे, खास तौर पे ये जो अताउर रहमान साहब का बयान अभी हाल ही में हुआ है जो उन्होंने अब दिया है, इसमें इजाफा किया है। अच्छा, हैविंग सेड दैट, अयाज सादिक साहब बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं एक बड़े जीरक सियासतदान है, एक सेन पॉलिटिशियन है और उनसे ये तवक्को किसी ने नहीं की थी, मुझ समेत। तो मैं भी बड़ी इस मामले में परेशान हूँ कि आया वो उस वक्त या तो किसी कैफियत में थे या एक अग्रेशन में थे जो उन्होंने इस किस्म की बात की। ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि वो जो क्वार्टर्स हैं या एस्टेब्लिशमेंट है उनसे उनके अच्छे रवाबित हैं अयाज सादिक साहब के, मतलब अच्छे रवाबित हैं या थे, अब मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन सो फार इस बयान तक जो सिनेरियो था। और ये भी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वो बल्कि उनके जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है पीटीआई में भी उनके बहुत अच्छे लोग हैं जो उनको बहुत कदर की निगाह से देखते हैं, क्योंकि एक बड़ा आम सा तासुर ये है कि ख्वाह किसी भी पार्टी से किसी सियासतदान का ताल्लुक हो, अगर वो कदावर सियासतदान है, समझदार है, जीरक है, हक बात करने वाला है, तो उसकी हर पार्टी में कदर होती है। तो अयाज सादिक साहब उन लोगों में से थे। मैं समझने से कासिर हूं कि उन्होंने किस फेज में ये कल वाला अपना बयान दिया है। आज उन्होंने हत्ता कि उस पर वजाहतें वो पेश करने की कोशिश कर रहे थे, ये कह रहे थे कि सियाको सबाक से हटके इंडियन मीडिया ने उनका बयान पेश किया। ये बिल्कुल बात गलत है। वो जो कह रहे थे वो वाकई वही कह रहे थे जो हम तमाम ने सुना है। अच्छा, इस पूरे वाकये के बाद ये जो 27 फरवरी वाला था, मैं उन जर्नलिस्ट में से थी, इत्तेफाक था कि जो वजीर आजम जिन्होंने इमरान खान ने जिनको बुलाया था ब्रीफिंग के लिए 27 फरवरी के वाकये के बाद, और उसमें आप यकीन करें, जरा सबको बताना चाहती हूँ, उस पर हमने बड़े प्रोग्राम्स भी किए थे कि बड़े जिसे कहते हैं ना तल्ख किस्म के सवालात हुए थे वजीर आजम से कि जी ये कैसे हुआ। मैंने भी उनसे सवाल किया था कि ये जो पायलट्स थे, कितने पायलट थे, आपने कितनों को कैप्चर किया वगैरह वगैरह, कितने जहाज गिराए गए, बहुत तल्ख सवालात हुए थे। देखिए, बहुत दो टोक बात है, इसमें तो कोई इख्तिलाफ है ही नहीं कि हमने अभिनंदन को वापस इसलिए किया था ताकि डी एस्केलेशन हो सके, इसीलिए किया था ना। ये तो पाकिस्तान का बाकायदा ऑफिशियल इस पे मौक़िफ़ है कि हमने इसलिए किया था कि भारत कोई मिस एडवेंचर चाह रहा था। ये बात बिल्कुल सही है कि भारत किसी हमले की फिराक में था, लेकिन कतन हम उससे डरे नहीं थे। हमने तो जो उनको रिस्पॉन्स देना था वो हम दे चुके थे। उससे मैं समझती हूँ, उससे तो जो शर्म जिसका मकाम जो भारत को
उठाना पड़ा है और जो शर्मिंदगी उठानी पड़ी है भारत को दुनिया भर में, वो तमाम के सामने है। हम तमाम जानते हैं पूरी दुनिया में हंसी उड़ाई गई है, खिल्ली उड़ाई गई है भारत की। और ये जो राफेल डील है जिसके ऊपर बात हो रही है, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये आपको पता होगा आपके इल्म में कि ये अंबानी ग्रुप जो बहुत बड़े फाइनेंसियर्स हैं मोदी के और उनकी हुकूमत के, RSS के, ये बेसिकली उनके साथ एक बहुत अजीब किस्म की डील है जो कि फ्रांस की हुई है। इसी वजह से वो इस वक्त आप देख रहे हैं कि भारत बिल्कुल यहाँ वहां बौखलाए हुए बच्चे की तरह भाग रहा है फ्रांस को डिफेंड करने के लिए, ये गुस्ताखाना खाकों वाले मामले पर। तो ये भी एक बहुत बड़ा उसका फैक्टर है। राफेल डील वाकई ये उन्होंने की ही इसलिए है, उसमें बहुत बड़ा एक जो पिवटल रोल था वो इस पूरी चीज का था। और इसी वजह से पुलवामा को कहा जाता है कि पुलवामा भारत ने अपने ऊपर खुद हमला करवाया था। पुलवामा जो था वो भारत का एक फ्लैग ऑपरेशन था। ये बात थी। और अभी नासिर साहब कह रहे थे, मैं इजाफा करती हूँ कि अभी 2 चैनलों पे मैं होके आई हूँ, इंडियन मीडिया पागल हो गया फवाद चौधरी साहब के बयान। अब उन्होंने फवाद चौधरी साहब ने भी वो बहुत ओवर द बोर्ड चले गए अयाज सादिक साहब को जवाब देने में, और उन्होंने ये कह दिया कि जी पुलवामा, मेरा ये ख्याल है वो गालिबन बालाकोट कहना चाह रहे थे, और उन्होंने बार बार पुलवामा में हमारा कोई हाथ नहीं है। और इवन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये बात कर रहे थे जब उनसे हमारी ब्रीफिंग हुई थी कि हम पता है किस चीज पे प्ले अप कर रहे हैं, 27 फरवरी के वाकये पे हम इस चीज पर प्ले अप कर रहे थे कि भारत ने हमारे बॉर्डर्स की सैंक्टिटी को वायलेट किया है। उनकी हिम्मत कैसे हुई है हमारे बॉर्डर्स को क्रॉस करने की। जो अभिनंदन आया, फिर उसी मौके को कैप्चर करके विद इन सेकेंड्स कार्रवाई की गई, उसका जहाज गिराया गया। शुक्र है कि उसको पाक अफवाज ने बचा लिया, वरना उसकी जो है वो दुर्घट बना दी थी अवाम ने जब वो वहां से अपने क्रैश हुआ था वो अपने तैयारे में। तो ये तमाम बातें अपनी जगह पर मौजूद है। हम तो प्ले अप इसी चीज को कर रहे हैं कि भारत ने हमारी सैंक्टिटी बॉर्डर्स की खराब की है। और फवाद साहब बिल्कुल अपनी इस बात से तासुर देते हुए नजर आए कि जी पुलवामा दे हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव विद वर्ड्स। ये बिल्कुल आप जज्बाती बयान बिल्कुल जज्बाती बयान फवाद का भी तज़हीक आमेज़ सिचुएशन हमारे लिए लाकर खड़े कर देते हैं उनके पास। जगम साहब अभी 2 रोज पहले मैं एक सवाल कर रही थी, नोटबुक से पढ़ रहे थे कि PMLN जिस किस्म की सियासत कर रही है, राना साहब कह रहे थे कि इस तरह के मामला कम से कम होने चाहिए कि दरमियान में कोई रास्ता खुला रखा जाए, कोई तीसरा फरीक आकर किरदार अदा करे, फिर वो चाहे पार्लियामानी कमेटी के जरिए हो, अदलिया के जरिए हो, या फिर किसी तीसरे इदारे के जरिए। अगर इस किस्म के बयान दिए जाएंगे तो कहाँ पर जाकर सियासी मामला रुकेंगे? ये तो मुल्की सालमियत के मामला बीच में स्टेक पर आ गए। मैं बिल्कुल आपसे इत्तफाक करता हूँ ज़रियाब। देखिए, जहाँ तक इस वाक़े की तारीख़ का ताल्लुक़ है वो बहुत वाज़ेह है। इस साल 27 फरवरी को कम से कम सोशल मीडिया पे पाकिस्तान ने चाय का कौमी दिन मनाया कि किस तरीके से हमने एक हमला आवर को उसकी खिदमत की और चाय पिलाकर उसको भेजा और ये बताया कि जिसने चाय पीनी है वो आ जाए, यहाँ चाय बहुत अच्छी मिलती है। और उसका बैकग्राउंड बहुत वाज़ेह है। इंडिया एक नया नॉर्मल सेट करना चाहता था। वो ये साबित करना चाहता था कि अगर उसके मुल्क में कुछ हो तो वो पाकिस्तान की मेन लैंड पर, मुतनाज़ी इलाके पर नहीं, मेन लैंड पर प्यूनिटिव एक्शन कर सकता है। और पाकिस्तान की तरफ से एक मेजर्ड और इक्वल रेस्पॉन्स, इस बात का पैगाम होना था कि आप जो कुछ करोगे उसका जवाब आपको मिलेगा। और सिर्फ एक दिन के बाद पाकिस्तान ने उसी तरह रिस्पांस दिया, उसी तरह की रिटेलिएशन दी और जवाब दिया। और उस रिटेलिएशन के जवाब में जब भारत ने पाकिस्तान की सरजमीन में दाखिल होकर कुछ करने की कोशिश की तो फिर जो उसका नतीजा हुआ वो आपके सामने है। वो अभिनंदन वाला मामला हो। पाकिस्तान जंग नहीं करना चाहता था। पाकिस्तान का मकसद ये साबित करना था कि अगर भारत कोई मिसएडवेंचर करेगा तो पाकिस्तान उसका जवाब देगा और जवाब देना चाहता है। तो पाकिस्तान का एस्केलेट करना जब मकसद ही नहीं था तो आप स्ट्रेटजी में अपने ऑब्जेक्टिव्स पर फोकस्ड रहते हैं। आप प्रोवोक होकर एस्केलेट नहीं करते क्योंकि वो आपके मकासद के ख़िलाफ़ जाता है। वो तो बिल्कुल वाज़ेह। अब एक ऐसा ज़िम्मेदार आदमी जो हाउस का कस्टोडियन रहा हो, स्पीकर रहा हो, वो एक नहीं 2-3 लेवल पर ऐसी बातें कर रहा है जो ठीक नहीं है। देखिए, एक तो ये इन कैमरा मीटिंग थी, ऐसी मीटिंग नहीं थी जिसकी गुफ्तगू बाहर लानी चाहिए थी, वो उसकी बात बाहर लाए। दूसरी बात, वो ये ज़ाहिर करने चाह रहे थे कि हुकूमत का जो मिनिस्टर था वो खौफज़दा था और उसने भारत से खौफज़दा होकर एक पॉलिसी अडॉप्ट की।
लेकिन मैसेज उनका यह गया कि पाकिस्तान खौफज़दा था, जो एक बहुत ही अफसोसनाक बात है कि हम सिक्योरिटी के मामला से इस तरह की गैर ज़िम्मेदारी इख्तियार करें और हमारे लीडर्स इस तरह की गैर ज़िम्मेदारी इख्तियार करें। उसके बाद फवाद चौधरी साहब की बात भी आ गई है सामने कि इक्वली इर्रेस्पॉन्सिबल वो हैं। लेकिन अगर आप इस वाक़े को पूरे कंटेक्स्ट में रख कर देखें तो वो भी बड़ा अफसोसनाक है कि पीटीआई ने और वज़ीर आज़म साहब ने अब एक नया बयानिया बनाया है कि उनके अलावा तमाम के तमाम गद्दार हैं। सिर्फ वो मुहिब्बे वतन हैं, उनके साथी मुहिब्बे वतन हैं, लेकिन उसके अलावा तमाम तरफ पोजीशन जो है वो गद्दार है। वो ये कहते हैं भारत के एजेंट हैं, इसराइल के एजेंट हैं, और वो कहते हैं कि पाकिस्तान और ये लोग कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते। ये उनके अल्फाज हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जिस तरह गद्दारी खेली जा रही है और जिस तरह नेशनल सिक्योरिटी को पिंग पांग बनाया जा रहा है, ये अफसोसनाक है। और जब आपने पूछा, उसकी ज़रूरत है कि साथ में सबको साथ बिठाकर नॉर्म सेट की जाएं कि मामलात कितने ही खराब हो जाएं, झगड़ा कितना ही बढ़ जाए, बाउंड्रीज क्या है? बात करते हैं कि नेशनल डायलॉग की जरूरत है। अब जाके जी बिल्कुल कि कौन सी बाउंड्री है जो सियासत खेलते हुए कोई भी पार्टी क्रॉस नहीं करेगी। जमहूरी मुल्कों में इसी तरह होता है। कुछ ऐसे इल्जामात हैं जो बदतरीन सियासी दुश्मन भी एक दूसरे पर नहीं लगाते, और ये पाकिस्तान में भी ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल मैं कंक्लूड करते हुए यही कहूंगी कि जो कुछ हो रहा है बहुत ही अफसोसनाक है, चाहे वो सियासी जमातें अपोजिशन की हों या हुकूमत की हों। खुदारा रियासत की जिम्मेदार शहरी होने का सबूत आप लोग दें। रियासत पाकिस्तान से बढ़कर हमारी कोई दूसरी पहचान नहीं है, और फिर चाहे वो पार्टी से वाबस्तगी ही क्यों ना हो, क्योंकि पार्टी वाबस्तगी बहुत आगे की चीज़ है। पाकिस्तान है तो हम हैं, और जमहूरी रियासत होगी तो ही जमहूरी पार्टियां होंगी। मुझे बढ़ने एक ब्रेक की तरफ, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। नाज़रीन, हुकूमत ने इंतखाबी इस्लाहात फौरी तौर पर मुतारिफ करवाने का फैसला कर लिया है और इंतखाबी अमल में इस्लाहात से मुतालिक तरमीमी एक्ट कौमी असम्बली में जमा भी करवा दिया गया है। वफाकी वज़ीर आज़म सवादी का कहना है कि इस्लाहात का मकसद सेनेट इलेक्शन में धांधली को रोकना है, लेकिन इसके अलावा भी चंद पॉइंट्स है जो कि आगे चलकर मैं आपको बताती हूँ। लेकिन जिस तरह से ये फौरी तौर पर फैसला किया जा रहा है कि हम इलेक्शन रिफॉर्म्स लेकर आएंगे ताकि मुस्तकबिल में होने वाले इलेक्शंस को साफ और शफाफ बनाया जा सके, ये कैसे होगा बिल पास? क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि माजी में जितने भी बिल कौमी असम्बली की टेबल पर जाते हैं वहां पर बहस होती है, गुफ्तगू होती है, लेकिन मामलात उस तरीके से अंजाम तक नहीं पहुंच पाते जिस तरह से एक डिबेट के बाद पहुंचने चाहिए। नासिर भाई, तो कैसे फरमाइएगा, अगर इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात होती है जो कि होने चाहिए, लेकिन जिस तरह से हुकूमत और अपोजिशन का रवैया है, जिस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी अभी तक शो नहीं करवाई गई बिल्स के पास होने में, इस मामले पर इत्तफाक हो सकेगा? अगर पहले तो आपने नाम ही गलत ले दिया बिल के मुहर्रिक का, आज़म सवाती। सुप्रीम कोर्ट में केस है, आईजी के ख़िलाफ़ कार्रवाई है, बच्चों की पिटाई है, बहस के आने पर हंगामा है, कितने इल्ज़ामात हैं। खैर, अब क्योंकि सरकार में हैं वो और वज़ीर हैं, उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई भी नहीं की गई, तो मान लेते हैं कि उन्होंने बिल पेश किया होगा। अब वो बिल क्या पेश किया होगा उन्होंने, वो मुझे पता है कि सेनेट में शो ऑफ हैंड के ज़रिए फैसले होंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत तगड़ी बात है। मुझे तो, मैं शुरू से इस बात का कायल हूँ कि वज़ीर आज़म का इंतखाब भी और सेनेट में चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, इनका इंतखाब भी शो ऑफ हैंड के ज़रिए होना चाहिए, वरना हर बार लोग बिकते रहेंगे, हर बार कोड़ियों का मोल लोग बिकेंगे। हर बार ये होगा कि खड़े होकर कहेंगे कि जी हाँ हम मोशन के हक़ में हैं, और जब अंदर जाएंगे वोट डालने के लिए तो वोट क्यों डाल देंगे। जो होता है, सियासी पार्टियाँ भी मुकमुका करती हैं और लोग भी मुकमुका करते हैं, बिक जाते हैं, क्योंकि बिकाऊ माल तो हमारे हर जगह है ना। आप कहीं से कहीं ले जाइए, आप जकार्ता की हमारी एम्बेसी बेच दी गई, हमें पता भी नहीं चला, ऐसी सूरत हाल है। पावर डिवीज़न में आपके यहाँ 2.9 ट्रिलियन का गड़बड़ हो गई है, वो नहीं पता आपको। गंदम और चीनी में क्या हुआ उसका नहीं पता आपको। तो लेकिन कम से कम कुछ तरीके से कुछ ये पैकेज होना चाहिए बहुत तगड़ा वाला, कि इंतखाबी रिफॉर्म्स का कंप्लीट पैकेज, एक क्लॉज लेके ना चलें आप, कंप्लीट पैकेज लाए। मैं तो इस बात को भी तस्लीम नहीं करता कि इंतखाबात होते हैं। 3 लाख 4 लाख की आबादी में 11,000 वोट लेने वाला अगर जीत जाता है तो मैं उसको मेंबर कैसे मान लूँ भाई? ये इंतखाब तो नहीं हुआ ना। इससे तो बेहतर ये आप लिस्ट सिस्टम ले लें, आप मुतनासिब नुमाइंदगी, कम से कम बुराई आ जाएगी।
कम बुराई हो जाएगी, वरना तो पूरा सिस्टम बुरा है। ये निज़ाम ही बुरा है इंतखाबात का। अगर आपको इंतखाबात सही कराने हैं तो आवाम को हर वोट काउंट करे, एवरी वोट मस्ट बी काउंट। आप देखिए ना अमेरिका में क्या हो रहा है, 8 करोड़ वोट पड़ चुके हैं बैलेट से और ईमेल से और इससे, तो वो कोशिश करते हैं हर आदमी का वोट हो। यहाँ पर ये है कि 500 वोट लेके बंदा जीत जाता है। अच्छा एमबीसी थोड़ा सा मेरी रहनुमाई पे कर दे, जैसे मैं सवाल की तरफ आ जाऊं कि सेनेट में खुफिया राय शुमारी का ना होना ये पीटीआई की तरजीह रही है, बाकी जमातों की नहीं। अगर ये पॉइंट ही सर फहरिस्त मेंशन कर दिया जाता है तो इत्तेफाक हो सकेगा? जवाब ये सुनो। मेरा ख्याल है हो सकेगा, होना चाहिए। और अगर नहीं होगा तो जो नहीं कर रहा वो बेईमान है। ठीक है मोना, 49 तरमीम कहा जा रहा है कि 49 तरमीम की जाएंगी, तो ये पहुंच पाएंगी 49 तरमीम तक? तरमीम तो बहुत होनी चाहिए ज़रियाब, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हमारा तो इलेक्टोरल सिस्टम इतना फ्लॉड है, उसी की वजह से अब ये तमाम खामियाजा है जो इस वक्त आप अपने सियासी मंजरनामे पर देख रहे हैं कि गुत्थम गुत्था और एक दूसरे की जान लेने पर आए हुए तमाम। तो उसका उसकी बेसिकली जो प्राइमरी वजह है वो यही है कि कभी इन्होंने इस्लाहात की ही नहीं है संजीदगी से बैठ के। देखिए मुझे नहीं लगता हो पाएंगी, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो ये वजह है कि जो असल बातें हैं, जो असल मामलात हैं, एक दूसरे पर इनको हर्जा सराई करने से फुर्सत मिले, एक दूसरे पर चढ़ाई करने से फुर्सत मिले, तभी हमारे पार्लियामेंटेरियंस बैठकर कोई संजीदा काम करेंगे, कोई अवामी मसला कोई हल करेंगे। ये एक बहुत बड़ा अवामी मसला है, नेशनल नौयत का मसला है। अमेरिका में सही बात है इंतखाबात चल रहे हैं, आप देख लें वहां पर बड़ी हर चीज पीसफुली हो रही है। पहले से बता दिया जाता है कि जी नेक्स्ट ट्यूसडे ऑफ सो एंड सो डिसम्बर जो है वो इंतखाबात होंगे। यहाँ पर बैठती है जी इलेक्शन कमीशन और फिर वो तमाम मामलात होते हैं, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, पूरी की पूरी एक इंटरिम हुकूमत आती है। इंडिया तक में ये रिवाज नहीं है, वहां पर भी नहीं आती, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर इस किस्म के इख्तिलाफात हम नहीं देखते हैं इलेक्टोरल निजाम में और पूरे प्रोसेस से, जैसे कि यहाँ पर उठते हैं। यहाँ तो एक आप समझे ना कि एक अलग ही एक महाज खुल जाता है इलेक्शन वाले दिन। तो खैर ये तमाम मामलात हमारी जगह है, उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि किसी ने बैठकर इदारे मजबूत नहीं किए हैं। ये जो पॉलिटिशियंस हैं मुझे लगता है तमाम के तमाम इसमें गिल्टी हैं, और दरअसल बात यह है कि ये चाहते ही यही है कि हमारा सिस्टम कमजोर रहे। ये चाहते हैं कि सिस्टम में कुछ इस किस्म के लूप होल्स मौजूद हों जिसकी वजह से ये जोड़ तोड़ कर सकें और कुछ लोगों के साथ बार्गेनिंग कर सकें, बस। तो इस वजह से ये कभी इस्लाहात संजीदगी से करते ही नहीं है, ये तमाम इसमें गिल्टी हैं। जहां तक सेनेट में शो ऑफ हैंड्स की बात है, बिल्कुल मैं उसको एंडोर्स करती हूँ, ये सीक्रेट बैलेट खत्म करें। लेकिन मैं जाती तौर पे इत्तेफाक हो चुका है मेरा, मैं बड़े स्टॉलवर्ड से बात कर चुकी हूँ, बिलखुसूस पीपल्स पार्टी के, जिन्होंने कहा है, जिन्होंने सख्त अल्फाज में बिल्कुल बहुत कैटेगोरिकली क्लियरली कहा है कि जी शो ऑफ हैंड्स अगर आप खत्म कर देंगे, सॉरी अगर आप सीक्रेट बैलेट खत्म कर देंगे, कि आप शो ऑफ हैंड्स शुरू कर लेंगे, इस किस्म की चीज ले आएंगे, तो फिर सेनेट में तो कोई मकसद ही है ना। मतलब उनका मुझे रीजन समझ नहीं आया, लेकिन वो जस्टिफाई कर रहे थे सीक्रेट बैलेट को। तो मुझे ये समझ नहीं आती बात कि कोई भी इंसान जो ट्रांसपेरेंसी चाहता होगा सिस्टम में, वो क्यों इस चीज को जस्टिफाई करेगा। एक तो ये मुझे लगता है, एक यहाँ से मुखालफत आएगी क्योंकि जो स्टॉलवर्ड्स हैं वो नहीं चाहते हैं कि इस किस्म के दरवाजे बंद हों हमारे इलेक्टोरल निजाम में। तमाम पॉलिटिशियंस इसमें कनाइजेंस रखते हैं। और दूसरी वजह ये है कि आप माहौल देख लें कि इसको क्या माहौल है ट्रेजरी बेंचेस और अपोजिशन बेंचेस में, क्या संजीदा बात होगी। जनरल साहब, सियासी कशीदगी थमने का नाम नहीं ले रही, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि फुल फॉर इस बिल पर काम होना चाहिए, पॉसिबल है, ऐसा हो सकेगा? देखिए, इत्तेफाक राय पैदा करना ही सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि जब कौमी मुफाद की बजाय पार्टियां अपने मुफादात देखती हैं और उनका अपना एक स्टाइल होता है पॉलिटिक्स का, अपनी एक स्ट्रेटजी होती है जिसके तहत काम करते हैं, तो वो फिर उनको जो सूट करता है वो उसकी वकालत करेंगे। और ये कि अगर आप बिल्कुल शफाफ इलेक्शन करवाना चाहें, बहुत शफाफ, तो वो यूं लगता है कि इनमें से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को शायद वो सूट ना करें, क्योंकि ये तो आप सुन लीजिए कि वैसे तो इल्जाम तराशी एक दूसरे पे करते हैं, लेकिन अपने अपने इलाकों में हर किसी ने ये कुछ न कुछ वारदातें की होती हैं, और उसकी वजह यह है कि अगर ये ना की हो तो इनको इतने वोट ही ना मिले, वो इतना इलेक्शन ही ना जीत सकें। आखिर हुकूमतें बनती हैं इनकी, तो कोई ना कोई पीछे ऐसे काम चल रहे होते हैं। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये इत्तेफाक राय पैदा करना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन बासूरत हुकूमत को एक नेक नियति से इस पर डिबेट करवानी चाहिए, ताकि अवाम को पता लग सके कि कौन किसके हक में है और
क्या उसके मकासद हैं ताकि बात चेहरे बेनकाब हो सकें। पार्लियामेंट में जब डिबेट होगी तो आप भी सुनेंगे, पढ़ेंगे भी, तो मेरा ख्याल है कि उससे कुछ वजाहत हो जाएगी कि किसकी नीयत खराब है और कौन कुछ वाकई तरमीम चाहता है ऐसी जिससे कि शफाफ इलेक्शन हो। बासूरत हमारी ज़रूरत तो यही है कि शफाफ इलेक्शन हो और हमें सपोर्ट भी करना चाहिए और दुआ भी करनी चाहिए कि इस पे कुछ ना कुछ इत्तफाक राय हो जाए ताकि इलेक्शन जो है वो गैर मुतनाज़ा हो सके। मतलब हो जाएगा, आप ये कह रहे हैं, उम्मीद हमें अच्छी की रखनी चाहिए। ज़रगम खान साहब। जी बिल्कुल। ज़रियाब, जो इलेक्शन से मुतल्लिक कवानीन हैं उनका ताल्लुक होता है रूल्स ऑफ द गेम से, और जब आप किसी खेल के कवानीन सेट करते हैं तो ये ज़रूरी होता है कि सब टीमें उस पर मुत्तफ़िक हों। सिर्फ एक तगड़ी टीम अपनी मर्ज़ी के कवानीन ना बना दे। जहाँ तक पाकिस्तान में इलेक्शन लॉज की रिफॉर्म का ताल्लुक है तो 2017 का जो पाकिस्तान इलेक्शन एक्ट है बहुत मेहनत से बना, और उसकी वजह से पाकिस्तान के जहाँ तक इंतखाबी कवानीन का ताल्लुक है वो तरक्की पजीर मुल्कों में बेहतरीन कवानीन इस वक्त बन चुके हैं। कानून की सतह पर प्रॉब्लम नहीं है, बेहतरी की गुंजाइश हर वक्त होती है, लेकिन वो बेहतरीन कवानीन भी हमें एक गैर मुतनाज़ा इलेक्शन नहीं दे सके, जिसकी वजह कवानीन नहीं है, उसकी वजह कवानीन से बाहर है। अब जहाँ तक उन रिफॉर्म्स का ताल्लुक है जो ये हुकूमत करना चाहती है, जो इनका इलेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2020 है प्रपोज्ड, ज़ाहिर है पहले तो वो बिल होगा, उसमें बज़ाहिर तो उनकी एक ही बात है जिस पर सब मुत्तफ़िक हो जाएंगे, शो ऑफ हैंड पे। अब देखिए, शो ऑफ हैंड पे भी एक बात है, अब सब बात शो ऑफ हैंड पे क्यों नहीं ला सकते। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर मेंबर का पार्टी की मर्ज़ी के मुताबिक वोट डालना ज़रूरी है, उनको आप शो ऑफ हैंड में ला सकते हैं। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जहां मेंबर्स को अख्तियार है कि वो अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला करें, वहाँ कोई ज़रूरी नहीं कि मेंबर्स अपनी राय का इजहार शो ऑफ हैंड के ज़रिए करें। लेकिन एक बात मुझे वाज़े नज़र आ रही है कि PTI इसमें अपना लुच तलने की ज़रूर कोशिश करेगी, अपने मकासद हासिल करने की ज़रूर कोशिश करेगी, और उसका सबूत है ओवरसीज़ को वोट देना। बिल्कुल बिल्कुल, ये पॉइंट इसका एक नमूना हमें जो है वो एक नमूने जस्टिस साकिब निसार साहब की तरफ से मिला था, जिन्होंने ओवरसीज़ को एक अजीबो गरीब तरीके से वोटिंग का हक दिया था। इस तरीके से जो कामयाब भी नहीं हुआ और दुनिया में उसकी कोई मिसाल भी नहीं मिलती कि इस तरीके से ओवरसीज़ के लोगों को हक दिया गया। ये बहुत ट्रिकी मामला है। उन लोगों को जो कभी पाकिस्तान में आए ही नहीं, फॉर एग्ज़ाम्पल पैदा ही बरतानिया में हुआ एक बच्चा, बढ़ा ही वहाँ है, पाकिस्तान ने उसको एक हक दे दिया, एक उसको कंसेशन दी कि आप पाकिस्तान की सिटीजनशिप रख सकते हैं। भारत ने नहीं दी अपने शहरियों को, बाहर जाने वालों को पाकिस्तान। क्या इसका मतलब है हम अपने इलेक्शन भी गारत करवा लें, उसे कहें कि आओ उस कॉन्स्टिट्यूंसी में आके वोट डालो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी की तुमने शक्ल नहीं देखी, जिसमें तुम्हारे इंटरेस्ट नहीं है, जिसका तुम्हें कुछ पता नहीं है, इसलिए कि इमरान खान साहब की पार्टी कामयाब हो सके हर हल्के में आके 5-5 हज़ार वोट तुम डाल दो। ऐसा मतलब नहीं हो सकता। आपको ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा कि ये कुछ किसी भी ये जो बिल है किसी कानून, मेरा ख्याल है अगर कुछ चीजों पर शो एंड हैंड पे इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन इस वक्त जो हालात पैदा हो चुके हैं उसमें बहुत ही मुश्किल है। पहले सेगमेंट में भी गुफ्तगू की ना कि मामला कहाँ पे जा चुके हैं, होना तो चाहिए क्योंकि रूल्स ऑफ द गेम की बात है, बैठना चाहिए। लेकिन क्या आप देखिए, आप बता रही है कि मुसवदा भी तैयार हो गया, क्या इस मुसवदे की तैयारी से पहले कहीं हमें कोई नेगोशिएशंस, कोई गुफ्तगू, ऐसा ही है। सिद्दीकी साहब, यही तो ऑपोजिशन को शिकायत रहती है कि मुसवदा तैयार कर लिया जाता है, ड्राफ्ट्स बना लिए जाते हैं, फिर बुलाकर उसको ऐवान में पेश कर दिया जाता है और फिर हम देखते हैं बहस, हंगामा और नाराजगी सामने आती है। ये भी कुछ इस दफा भी कुछ ऐसे ही होगा या ये कर लिया जाएगा पास? ज़रियाब होगा तो ऐसे ही जैसे आपने कहा है, लेकिन मैं ये बता दूं कि आप देखें कि 71 के इलेक्शन के अलावा जितने भी पाकिस्तान में इलेक्शन हुए वो हमेशा मुतनाज़ा रहे। 77 के इलेक्शन के बाद आपने देखा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो पाकिस्तान के इतने बड़े सियासतदान गुजरे, उनको अपनी जान तक से हाथ धोना पड़ गया। उसके बाद 90 की दिहाई आप देख लें कि एक वक्त ऐसा आया था कि पीपल्स पार्टी को पूरे पंजाब में नेशनल असेंबली की 5 या 8 सीटें मिली थी। हर इलेक्शन में रिग्ड इलेक्शंस की बात होती है, और लास्ट टाइम जो सेनेट के इलेक्शन हुए उसमें आपने देख लिया कि हाथ खड़े करने वाले कितने थे और जब बॉक्स से वोट निकले तो वो कितने थे। तो इसलिए हाथ होनी चाहिए,
ये पीटीआई का बहुत अच्छा इकदाम है कि अगर वो इस्लाहात लाना चाह रहे हैं, और इसमें तमाम पार्टीज़ को बड़े सीरियस होकर रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत इनको बैठना चाहिए, और इसमें अमेंडमेंट्स अगर वो लाना चाहते हैं, अपनी सजेशंस लाना चाहते हैं, ये ना करें कि स्पीकर या चेयरमैन के चैम्बर का घेराव कर दिया, कॉपियाँ फाड़ दी गए, बच्चों वाले काम ना करें, सीरियस डिबेट करें जो नज़र आए, जो आवाम देखे कि भाई ये एक अपोजिशन अच्छी बात कर रही है और गवर्नमेंट उसको नहीं मान रही। तो इनको चाहिए कि सीरियस नोट के ऊपर लाके इन इस्लाहात को करें। बिल्कुल शो ऑफ हैंड से कम से कम आपको ये पता चल जाएगा कि हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हो रही। नासिर बेग चुगताई साहब ने कहा कि कोड़ियों के भाव, मैं तो कहूँगा करोड़ों अरबों के भाव ये सारे मामले बिकते हैं। और दूसरी बात, मैं अपने बड़े ही मोहतरम दोस्त और भाई जैगम भाई से बिल्कुल टोटली इख्तलाफ करूँगा। इन्होंने जो ओवरसीज़ की बात की, मैं इतना अर्सा ओवरसीज़ में रहूँ, अगर ओवरसीज़ में एक बच्चा पैदा होता है वो पाकिस्तान से इतना प्यार करता है कि ये सोच नहीं सकते। इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी अर्निंग क्या है? जो आपको रेमिटेंसेज आ रही हैं, कौन भेज रहा है? वही बच्चा अपने दादा दादी नाना नानी को पैसे भेजता है। वो पाकिस्तान की ज़मीन से प्यार करता है। जब पाकिस्तान का क्रिकेट मैच इंग्लैंड में होता है, हालांकि वो इंग्लैंड में पैदा हुआ होता है, लेकिन वो पाकिस्तानी टीम की सपोर्ट करता है। तो ये कहना कि अगर एक बच्चा वहाँ पैदा हुआ है और वो वोट दे देगा तो कोई नहीं, अगर आज इमरान खान को दे देगा तो कल नवाज शरीफ को भी दे देगा। वहाँ पे नवाज शरीफ के चाहने वाले भी बहुत हैं, पीपल्स पार्टी के चाहने वाले भी बहुत हैं। अगर उनके पास पाकिस्तानी कार्ड है, पाकिस्तानी पासपोर्ट है और वो अपनी मोहब्बत पाकिस्तान से शो करते हैं तो उन पर कोई कदगन नहीं लगाना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि आप कोई ऐसा लाएमल तैयार करें जिससे वोटिंग में कोई कंट्रोवर्सी ना आए। तो बिल्कुल ये जो इस्लाहात पीपल्स पीटीआई लेके आ रही है, ये उनकी नेकनीयती नज़र आ रही है। अब ये बाकी जमातों की जिम्मेदारी है कि वो मिल बैठ के इस मामले को कैफरे किरदार तक पहुँचे। सर, आप सिर्फ आधा मिनट दीजिएगा। देखिए, मैं बड़े एहतराम के साथ फिर अपनी बात की वजाहत करना चाहूँगा। देखिए, बात प्यार मोहब्बत की नहीं है, बात है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की, पॉलिटिकल डिसीजंस की कि गवर्नेंस कौन करेगा। अगर कोई दोहरी शरीयत वाला पाकिस्तान में रेजिडेंट है तो सबको वोट का हक होना चाहिए, लेकिन जो नहीं रहता, 10 साल से नहीं आया और शायद अगले 10 साल भी नहीं आएगा, अगर वो वहां बैठ के इंटरनेट से वोट डाल देगा तो ये एक तरह का खेल तो हो सकता है जिससे पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को डैमेज पहुंचे। ये किसी तरह की कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकती। मोहब्बत के इजहार के और जवाबी इजहार के 1000 और तरीके। चले, मैं सेगमेंट कंक्लूड करूंगी इस उम्मीद के साथ कि ये इलेक्शन रिफॉर्म्स जो हैं वो सिर्फ एक पार्टी नहीं, तमाम पार्टियों के हकूक और ये जो इलेक्शन है आने वाले जितनी भी पार्टियों ने मुंतखब होना है उनके हक में है। लिहाजा बेहतर यही होगा कि ये पार्लियामेंट में बिल जाए और इत्तफाक़ी राय के साथ, बहसो मुबासे के साथ, बेहतरीन गुफ्तगू के साथ अपने अंजाम को पहुंचे। अगले सेगमेंट के लिए वक्त मेरे पास मुख्तसर है। सबसे गुजारिश होगी 35 सेकंड्स में मुझे आपने आंसर करना है। और सवाल कुछ ऐसे है कि बुज़दार हुकूमत ने फैसला किया है क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ रही है, लिहाजा पंजाब में 350 सहूलत बाजार जो है वो कायम किए जा रहे हैं ताकि जो आवाम है उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से जो निर्ख मुकर्रर किए गए हैं उसकी बुनियाद पर वो वहां से अपने लिए रोजमर्रा की अशिया खरीद सके। नासिर बेग चुगताई साहब मुस्कुरा रहे हैं, आप लगता है आपको फैसला अच्छा नहीं लग रहा? बहुत अच्छा फैसला है। जिस बाज़ार में आपको गंदम के नाम पर कूड़ा मिल रहा हो सुबह की, अगर आप रिपोर्टर्स की रिपोर्ट देखें तो मालूम हो जाएगा क्या मिल रहा है उन सूरत बाज़ारों में। वो फजूल हैं, बेकार हैं, वक्त का ज़िया है, पैसे का ज़िया है। आप किसानों की तरफ तवज्जो दें यार, अपनी पैदावार बढ़ाएं। आप उनको 1600 रुपये मन पे ला रहे हैं, सिंध कह रहा है 2000 रुपये दूंगा मैं, तो भाई थोड़ा दिल बड़ा करें बुज़दार साहब। ठीक है जैगम साहब, महंगाई से निपटने का ये अंदाज आपकी नजर में कैसे दुरुस्त है? बिल्कुल गलत है। 350 दुकानों से ये महंगाई खत्म करेंगे। इसके पीछे ये मफरूजा है कि सारा मसला रिटेल पर, दुकानों पर मौजूद है। ठीक है, महंगाई का मसला दुकानों की वजह से नहीं है। 3 बड़ी वाज़ेह वजूहात है। मैक्रो इकोनॉमी का मसला है, उसके बाद कार्टेलाइजेशन और क्राइम का मसला है, और तीसरा फिर एग्रीकल्चर के बुरान का मसला। कोऑपरेट कीजिए मोना। मेरा ख्याल है नहीं हो पाएगा इससे मसला हल। उसकी वजह ये है कि मैं इसको यूटिलिटी स्टोर्स के उसके कंपैरिजन में देखती हूँ कि चले यूटिलिटी स्टोर्स भी तो मौजूद है ना, तो अगर इतने सारे बाजार आप खोल रहे हैं वहां पर एक तो मॉनिटरिंग कौन करेगा जबकि बल्दियाती सिस्टम हमारा इन प्लेस नहीं है। एक तो सबसे बड़ा ये सवालिया निशान है। तो ये तो एक समझे मुझे लगता है नया कोई पेंडोरास बॉक्स है। इसका सिर्फ यही हल है कि जो होर्डिंग कर रहे हैं और जो माफिया दरअसल हैं उनको पकड़े, उनको काबू करें और दिस इज द वे आउट।
सिद्दीकी साहब को क्लिप प्लीज। वो ये तो बिल्कुल ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात है। आप देखें कि पंजाब की 12 करोड़ के करीब तकरीबन आबादी है और वहाँ पे 350 स्टोर से ये क्या मकसद हल कर लेंगे। बेसिकली बात यही है कि जखीरा अंदोजों को पकड़े, जो रूट कॉज है महंगाई की उसको पकड़े, महंगाई को कम करें ताकि तमाम आवाम को ये फैसिलिटी मिल सके। जनरल साहब, मेरा ख्याल अपनी बसात के मुताबिक चलें, कुछ तो कर रहे हैं, शायद कुछ थोड़ा सा अच्छा नतीजा निकला है, लेकिन इसमें जरूरत ये होती है जो एमडीसी बात कर रहे थे, क्वालिटी मेंटेन करना। अगर आप क्वालिटी मेंटेन न करें तो कूड़े बाजार जो है वो फिर आपको। चलें, जनरल साहब ने प्लस पॉइंट दे दिया है, लेकिन इस तजवीज के साथ कि क्वालिटी आप मेंटेन करनी है, ओके, इंडोर्स किया गया एनबीसी की तरफ से भी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।